नमस्कार दोस्तों, आदि गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं रेमिका। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मगध राज्य का उत्कर्ष। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने बृहद्रथ को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवेद जीवक को भेजा। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशल से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलन्ना से तथा मद्र देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु भारत में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार था, जिसे वरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने 461 ईसा पूर्व में कर दी और वह मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदुनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पिस के युद्ध या झेलम वित्सता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। सिकंदर का जल सेनापति था निर्याकस। दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मौर्य साम्राज्य। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। चाणक्य कौटिल्य या विष्णुगुप्त द्वारा लिखित पुस्तक है, अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा।
चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात एवं मकरान चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिक गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तिका इंडिका है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई। बिंदुसार, इसी में नेक्स्ट है बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पर बैठा। अमित घात के नाम से बिंदुसार जाना जाता है। अमित घात का अर्थ है शत्रु विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाईमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहासन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस I से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अयंती का राज्यपाल था। मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। पिल्ली का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टॉलमी II के नाम से जिन्हें जाना जाता है ने पाटलिपुत्र में डियानीसियस नाम का एक राजदूत भेजा था अशोक के दरबार में। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। नोट है, अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्र संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राही, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से, शेष भारत में ब्राही लिपि के अभिलेख मिले हैं। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पादरेटी फेनथेलर ने की थी। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रीसेप को हुई।
अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनमें वर्णित विषय। पहला शिलालेख, इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख, इसमें अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तीसरा शिलालेख, इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया है। चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में भैरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की गई है। पांचवा शिलालेख, इस शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। छठा शिलालेख, इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। सातवां एवं आठवां शिलालेख, इनमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख किया गया है। नौवां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। 10वां शिलालेख, इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां शिलालेख, इसमें धर्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महापात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई है। 13वां शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में पड़ोसी राजाओं का वर्णन है। 14वां शिलालेख, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। यह 6 अलग अलग स्थानों से प्राप्त हुआ है। पहला, प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया। दिल्ली टोपरा, यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। दिल्ली मेरठ, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा दिल्ली लाया गया है। चौथा, रामपुरवा, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 ईस्वी में कार्लायल ने की। पांचवा, लोरिया अरेराज, चंपारण बिहार में। छठा, लोरिया नंदगढ़, चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। रानी का अभिलेख कहा जाता है कौशाम्बी अभिलेख को। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई है। इसी में लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का शार-ए-कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं आरमाइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महापात्र भी कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा गया है। अर्थशास्त्र में जासूस किसे कहा गया है? चर जासूस को। अब देख लेते हैं हम मौर्य प्रांत और उनकी राजधानी। उत्तरापथ प्रांत राजधानी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र राजधानी उज्जैनी, कलिंग प्रांत राजधानी तोसली, दक्षिणापथ प्रांत राजधानी स्वर्णगिरी, प्राची पूर्वी प्रांत राजधानी पाटलिपुत्र। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रीय कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया है, जो विषयपति के अधीन होते थे।
प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुख्य ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मैगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 3 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 6 सदस्य होते थे। अब हम देख लेते हैं अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ। पहला है मंत्री, प्रधानमंत्री। पुरोहित, ये धर्म एवं दान विभाग के प्रधान हुआ करते थे। सेनापति, सैन्य विभाग के प्रधान हुआ करते थे। युवराज, राजपुत्र। द्वारिक, राजकीय द्वारा रक्षक। अंतर्वेदिक, अंतःपुर का अध्यक्ष। समाहर्ता, आय का संग्रहकर्ता। सन्निधाता, राजकीय कोष का अध्यक्ष। प्रशास्ता, कारागार का अध्यक्ष। प्रदेष्ट्री, कमिश्नर हुआ। पौर, नगर का कोतवाल। व्यवहारिक, प्रमुख न्यायाधीश। नायक, नगर रक्षा का अध्यक्ष। कर्मांतिक, उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष। मंत्रिपरिषद, अध्यक्ष। दंडपाल, सेना का सामान एकत्र करने वाला। दुर्गपाल, दुर्ग रक्षक। अंतपाल, सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। मैगस्थनीज के अनुसार एग्रोनोमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी एवं 8,000 रथ थे। प्लूटार्क जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त ने नंदों की पैदल सेना से 3 गुनी अधिक संख्या में अर्थात 60,000 आदमियों को लेकर संपूर्ण उत्तर भारत को रौंद डाला था। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। मैगस्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। यहाँ पे हम देख लेते हैं प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। प्रथम समिति कार्य उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करना। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करना। तृतीय समिति जन्म मरण का विवरण रखना। चतुर्थ समिति व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल। पंचम समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। षष्ठ समिति बिक्री कर वसूल करना। नेक्स्ट टेबल है हमारी अब सैन्य समिति एवं उनके कार्य। कौन सी सैन्य समिति थी और उनके कार्य कौन से थे? प्रथम थी जल सेना की व्यवस्था करना। द्वितीय समिति यातायात एवं रसद की व्यवस्था करना। तृतीय समिति पैदल सैनिकों की देखरेख। चतुर्थ समिति अश्वारोहियों की सेना की देखरेख। पंचम गज सेना की देखरेख। षष्ठ रथ सेना की देखरेख। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर गुण पुरुष कहा गया है तथा एक स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, सभासद। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपजीवा कहलाती थी। नंदवंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक चला। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने
185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। अब हमारा नेक्स्ट है ब्राह्मण साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ कराए। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कण्व वंश की स्थापना हुई। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशमी हुआ। शिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन आंध्र प्रदेश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। प्रतिष्ठान आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी, गौतमीपुत्र, सातकर्णी, वशिष्ठिपुत्र, पुल्लुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाद्य थे। हाल ने गाथा सप्तशतक तथा गुणाद्य ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की। सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। सातवाहनों की भाषा प्राकृतिक एवं लिपिब्राही थी। सातवाहनों का समाज मातृसत्तात्मक था। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ हैं कार्ले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। हमारी ये क्लास आज यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।